मेरे मालिक की लड़की आधी रात को घोड़े के अस्तबल में जाती, अंदर से सिसकियों की आवाज़ आती और पसीने में तैर रही होती। एक रात मेरे होश उड़ गए। मेरे मालिक की बेटी घोड़े के साथ मुझे इराक आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने अपने शहर कानपुर के बजाय यहाँ काम करने के लिए सोचा। लेकिन सारा मामला मेरे रहने का था। यहाँ पर रहना बहुत ही महंगा पड़ता था। अगर मैं अपने रहने का इंतज़ाम अपने खर्चे से करता तो कानपुर कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी तनख्वाह शायद ईरान के खर्चे में निकल जाती। इसीलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरा ये मामला हल कर दिया। कहने लगा कि हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक जगह बिल्कुल खाली है, हम तुम्हें वहाँ किराए पर दे देंगे और उसका किराया भी बहुत कम लगेगा। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस दे दिया और उसके घर उसके साथ ही चला गया। उसका काफ़ी बड़ा सा बंगला था, वहाँ एक छोटा सा लॉन था और एक बैठक अलग ही एक कोने में बनी हुई थी। घर से इसका बिल्कुल कोई ताल्लुकात नहीं था। घर के पीछे तरफ एक बहुत बड़ा अस्तबल था जहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान इस कमरे में रखा। खाने पीने की मुझे कोई भी फिक्र ना थी, सब कुछ इस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी सुकून से हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वे भी बहुत कम पैसों में। और उस कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर की खूबसूरती लन देखने तबीयत बाग बाग हो जाती थी। शाम की चाय के बाद मैं अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप पर करने लगा। कमरे से पीछे का दरवाज़ा शीशों का था और पूरे कमरे में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी, जिससे कि पूरा लॉन नज़र आता था। यहाँ रहते हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और उन दिनों में मुझे मालूम ना था कि मैनेजर के घर में रहता हूँ, कौन कौन है। एक तो मैंने कोई ख़ास ध्यान ना दिया था और दूसरा मैं अभी तक किसी को लॉन में टहलते या उठते बैठते नहीं देखा था कि मुझे अंदाज़ा होता। मैं अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन छुट्टी थी, इसीलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में बिजी रहा। मैंने खिड़कियां सारी खोल रखी थी। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुंचा रही थी कि जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहट की आवाज़ आई। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसीलिए चारों तरफ सन्नाटा था, इसीलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैं चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे नज़र आई। देखने में तो वे लड़की ही लग रही थी जो ट्राउज़र और कुर्ती। ये बात इसकी बड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब चल रही थी। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसीलिए उस वक्त सिगरेट पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, इस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों के सफ़ेद रंगत को देखकर समझ गया था कि लड़की खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस वक्त वे लॉन में खड़ी क्या ताका झाकी कर रही थी। इस लड़की ने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई। शुक्र था इसने कमरे की तरफ नहीं देखा, वरना मैं इसे नज़र आ जाता। मैंने देखा वे लड़की धीरे से कदम उठाती हुई बंगले के पिछली तरफ जाने लगी, जहाँ पर घोड़े का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पहनी हुई घड़ी देखी तो इस वक्त के रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त ये लड़की चोरी छिपके दूसरे तरफ अस्तबल में क्या करने जा रही है, वे भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे ही इसे कोई ना देख रहा हो। वे छिपकर पीछे की तरफ से जा रही थी। मैं भी इस लड़की के पीछे जाने लगा। वे अपने चेहरे से कहीं से मुझे कोई नौकरानी नहीं
नहीं लग रही थी, शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर कोई और मैनेजर। जब तक करीबन 50 या 55 के लगभग का उम्र का था और वे लड़की मुझे देखने में तो 20 या 21 साल के ऊपर नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इसी लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस वक्त वे पिछले अस्तबल में क्या करने जा रही है। वहाँ तो इस वक्त घोड़े के अलावा कोई नहीं होता। घोड़े की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वे भी रात होते ही चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ कि ये लड़की वापस कब तक आती है। मैं सिगरेट पीता रहा और खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे एहसास होने लगा कि अगर वे आई तो सामने उसकी नज़र बैठक पर पड़ेगी और वे मुझे देख लेगी। मैंने लाइट बल्ब बंद कर दिया और बैठक में दोबारा अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे। वे लड़की वापस नहीं आई थी। उन 3 घंटों में मेरे दिल में कई बार ये सवाल उठने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छिपे पीछे जाकर देखूं कि अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर इसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। ये एक गलत बात थी। पर हर 4 घंटे बाद जब हल्की फुल्की रोशनी से आसमान पर फैलने लगी तो वे लड़की लॉन में आई। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलती हुई सिगरेट गिर गई थी। बुरी तरह से घबराई हुई थी, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वे क्यों हाँफ रही थी जैसे ना जाने क्या करके आई हो। उसकी पूरी कुर्ती और ट्राउज़र पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से लॉन में एक नज़र घुमाई और फिर जल्दी से घर के अंदर तरफ चली गई। उसकी अजीब सी हालत होती देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म ले लिया था, लेकिन मैं खुद को झटका ऐसे मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आँख दरवाज़ा खटखटाने से खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोलकर देखा। वही नौकरानी थी जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी कि आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए थे, कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आई एम सॉरी, दरअसल रात को काम ज़्यादा था इसीलिए देर से सोया था। वे कहने लगी कि आइंदा ऐसी देर की तो भूखे ही रहना। इससे पहले कि वे जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि नौकरानी को तो पता होगा कि वे लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो उसने मुझे बताया मैं दंग सा रह गया था। मैंने कहा कि मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं। वे कहने लगी कि मुझे क्या पता। हैरत का इजहार किया। मैंने कहा कि वे इस घर में रहते हैं, जाहिर उनके कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वे नौकरानी कहने लगी ये मैनेजर का घर नहीं है। ये कहकर वे बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या चक्कर है। अगर ये घर मैनेजर का नहीं है तो इसने मुझे यहाँ पर क्यों किस साहब से रखा है और वे खुद इस घर में क्यों रह रहा है। ये किसका घर है। मुझे तो ये ख्याल सताने लगा था कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है, मुझे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। एक के एक बात एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब वे मैनेजर मुझे बैठक में आते हुए दिखाई दिया, मुझे कहने लगा तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का काम भी कर लेते हैं। तुमने नाश्ता तो कर लिया है ना। एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहां पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल मार्केटिंग वगैरह बनानी थी। मैं और मुझ जैसे और भी बहुत सारे इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, इसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं इस मैनेजर के साथ वे जगह देखने चला गया जहां पर हमें काम करना था। वहीं मैं बातों ही बातों में मैनेजर से पूछा कि ये घर किसका है, तो कहने लगा कि ये मेरे सेठ का घर है।
लेकिन मैं उसके काबिल और भरोसेमंद नौकर हूँ, इसीलिए जब भी वे मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वे लड़की याद आ गई। मैंने कहा कि मैनेजर साहब, क्या आपकी बीवी बच्चे भी यहीं रहते हैं? वे कहने लगा कि कौन सी बीवी बच्चे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर मुझे और हैरत हुई थी। कहने लगे कि मेरे बॉस की एक बेटी है तो यहाँ रहती है, क्योंकि मैं बचपन से ही सब इंतज़ाम संभाल रहा हूँ, इसीलिए वे मुझे चाचा चाचा कहती है। बड़ी प्यारी सी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया था, वे लड़की बॉस की बेटी थी। लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में उलझ रही थी कि वे रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती है। पहले मैंने सोचा कि अभी मैनेजर से पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वे लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छिपे जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वे पूरे घर की मालकिन थी तो इसे किस बात का डर था? वे क्यों छिप छिप कर पीछे इस अस्तबल में जाती थी? वे तो खुलेआम जब चाहे जहां चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम के 7 बजे ही वापस आ गए थे। मैंने खाना खाया और रात की कॉफ़ी मैंने अपने बैठक में बना ली थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर था। मैंने कॉफ़ी बनाई और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे कि आज वे फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बजे वे लड़की फिर से यूं ही ट्राउज़र और कुर्ती में बाहर आई थी और फिर देखने लगी पूरे लॉन को। इसमें ऐसा देखा जैसे कि ये जानना चाह रही है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वे पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं इसका पीछा करके देखूं कि आखिर ये पीछे अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर मेरी अच्छी खासी खिंचाई करेगा। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वे क्या करती है और क्या नहीं। बॉस की बेटी है, अगर इसे मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने बाबा से लगा दी तो मुझे तो नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सोचा कि एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उठकर जैसे ही बाहर जाने लगा तो मैनेजर को तेजी से लॉन में आते देखकर वहीं चौंक कर रुक गया। उसने पूरे लॉन में नज़र घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में ही वे इस लड़की का हाथ था, मैं इसे लेकर आ रहा था और वे लड़की अपना हाथ छुड़ा रही थी और वे मैनेजर इसे घूर घूर कर कह रहा था कि आइंदा अगर वे रात के वक्त पीछे गई तो वही इसका शिकायत उसके बाप को लगा देगा। वे लड़की खामोश थी। मैं और उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस पर जाना था, इसीलिए मैंने लाइट बंद की और सो गया। सुबह जब उठा तो वे लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वे अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकल गया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लॉन में आ गया और इस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वे शायद कोई गाना गुनगुना रही थी, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को इसने तोड़कर हाथों में इसका गुलदस्ता सा पकड़ लिया था तो एकदम से ही पीछे पलटी थी। मैं इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसीलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा कि आपका राजदार। मेरी बात सुनकर वे खूब घबराई थी। मैंने कहा कि परेशान ना हो, मैं इस बैठक में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। फिर कहने लगी, तो याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था मुझे आपके बारे में। वैसे भी मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसीलिए बातों का फैन मुझे बहुत अच्छे से तरीके से आता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या उसका पीछा करूंगा, क्या देखूंगा ये पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती कर लो। ये मुझे खुद ब खुद था कि जो भी बात मुझे पता चलेगी वे मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे
थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें। तो मैंने जानबूझकर बात छेड़ी थी। मेरी बात पर वे मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि अकेली तो मैं भी होती हूँ। ठीक है, मैं जब भी फ्री होंगी तो आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा कि थैंक यू सो मच। यहीं से अब हमारी बातों का सिलसिला चल निकला था। अक्सर वे शाम के वक्त भी मेरे कमरे में आ जाती थी, मुझसे मेरे कानपुर के बारे में पूछती, कभी कभी इधर उधर की बातें करती, कभी कुछ पूछती कभी कुछ पूछती। काफ़ी बातूनी किस्म की लड़की थी। वे बहुत जल्द मुझसे फ्री हो चुकी थी। लेकिन जब मैं इससे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं, तो इसके चेहरे पर अजीब सी रंग आकर गुजरे थे। कहने लगी कि मुझे घोड़े से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा कि तभी तो रात को आप अस्तबल में जाती हैं। इसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी कि तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नजर रखते हो। वे इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो घबराकर रह गया था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात, ऐसी ही रात को आंखें खुली तो मैंने तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वे फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी तो मैं अपनी बात कहकर पछताया था। कहने लगी आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम इतना बुरा मान जाओ, लेकिन इस लड़की ने मेरी सुनी ही नहीं। फौरन से गुस्से में मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पटक कर बैठ गया था, कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से ना लगा दे। सारी लाइट बंद कर दी थी। रात को मुझे ऑटो की आवाज़ तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बेचैन कर रहा था, वे ये कि वे पीछे करने क्या जाती है। लेकिन इससे ये बात पूछकर मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब तो वे मुझसे चौकन्ना रहने लगी थी। इसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से बाहर आने के बाद मैं अपने कमरे में बेड पर आकर सो चुका था। मैं इस लड़की से दोस्ती कर लूँगा। मुझे वाकई इसके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही इससे कुछ पूछना चाहिए था। मैं इस कदर से जब घर में दाखिल हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वे कहने लगी कि वे पीछे अस्तबल में हैं, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल मैं धीरे मेरे कदम उठाता हुआ इस बंगले के पिछली तरफ जाने लगा, जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं इस अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वे घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, इस पर पानी डाल रही थी और घोड़ा उसके काफी करीब था। मैं हैरत में पड़ गया कि वे मालकिन की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही है। हालांकि वहां पहले से घोड़े की देखभाल के लिए एक नौकर मौजूद था। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। मैं इसके पास आ गया। मैंने कहा कि मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई आपके मामलों में दखल अंदाजी का कोई शौक नहीं है। आप मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। वे कहने कि आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से ना कर दूं और कहीं वे आपको नौकरी से ना निकाल दे। बस आप इसीलिए मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। बात इसकी बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर लग रहा था। मुझे यही डर लगा हुआ था कि वे कहीं अपने बाप से ना कुछ कह दे। इसके मुंह से ये सुनकर मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वे तो मुझे और भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर इसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मैंने कहा प्लीज़ आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस शख्स से दुख जाए तो मैं दोबारा उससे बात तक नहीं करती। ये कहकर वे दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। वे 3 महीने तो दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वे लड़की पीछे अस्तबल में जाती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वे बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई थी। भागते हुए ये देखकर मुझे ज़रा परेशानी होने लगी। मैंने कहा कि वे अब तो ये बात पुरानी हो गई है। वे मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी। अब वे मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था कि वे पीछे जाती क्यों हैं, और वे भी रात के इस वक्त में अपने कमरे का दरवाज़ा खुला
और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा। मेरे पाँव लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं थम गए। वे रो रही थी। वे क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अपने कमरे में वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ये क्या था जो मैं देखकर आ रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे लड़की रात के इस वक्त पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती है। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। मैं तो पूरा का पूरा हैरान रह गया था और मेरी जान उस वक्त निकली जब लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर हुआ कि कहीं वे मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा खोला और आंखों को यूं मसला जैसे कि मैं नींद में से जागा हूँ। वे अंदर आई, कहने लगी कि तुम फिर मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा कि नहीं, मैं भला आपको क्यों पीछा करूँगा। कहने लगी कि मुझे लगता है कि वे मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे लगा पड़ा है। मुझसे कहने लगी कि मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। ये बात मैंने हैरत से सुनी थी। कहने लगी कि मैं इससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए चुप हूँ कि क्योंकि इसने मेरे बाप का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ 12वीं क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालने जितनी नहीं हो जाती, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज़ पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा तो फिर वे आपको चाहिए कि आप अपने बाप से बात करें। ये बात सुनकर वे आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते, कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में लेकर गई। कुछ देर पहले मैंने उस घोड़े को अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोलकर उसे एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई, लेकिन वहां से मुझे सिर्फ घोड़े ही नजर आ रहे थे क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। उसके बाद वे घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया कि ना जाने वे लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया, लेकिन अब वे लड़की खुद मुझे वहां लेकर जा रही थी। मैं ये नहीं जानता था कि मसला क्या है। मैं इस लड़की के बारे में बुरा भी नहीं कर सकता था क्योंकि वे ऐसी थी नहीं, लेकिन ना जाने वे इस वक्त क्या कर रही थी। लेकिन ये राज भी मुझे मेरे सामने खुल गया था। वे मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ लेकर गई। वहां उसने घोड़ा पहले से ही बांधा हुआ था और वे घोड़ा आंसू बहा रहा था। घोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि इसे क्या हुआ है? कहने लगी कि यहाँ मेरे बाबा की कब्र है। ये सुनकर तो मैं चुप सा रह गया था। मैंने कहा कि आपके बाबा मर चुके हैं, लेकिन वे मैनेजर तो कहने लगा कि अगर इस मैनेजर को ये खबर हो गई कि मेरे बाबा मर चुके हैं तो वे हर चीज़ अपने नाम कर लेगा। मैंने अपने बाबा के मौत का किसी को नहीं बताया। वे रात के टाइम ही मर गए थे। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाबा को यहाँ दफना दिया था। बस ये घोड़े जानते हैं कि मेरे बाबा मर चुके हैं। मैंने इस मैनेजर से यही कहा कि मेरे बाबा बाहर मुल्क गए हैं, मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार है, जब से इसके हाथ से सब कुछ ले लूँगी। लेकिन ये बार बार मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मालूमात मेरे हवाले कर दे। मैंने अपने बाबा का नाम लिया तो ये चुप हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने बाबा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनकी कब्र पर आते ही वे रोने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने इस लड़की की मदद यूं ही की थी, इससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।